और खेड़ा बॉर्डर पर आपके बीच में संवाद करने का जो आपने अवसर दिया है, मैं उस किसान संघर्ष को सलाम करता हूँ और इसको एक मीटिंग या भाषण के रूप में नहीं लेकर अपन एक क्लास टाइप या चर्चा आपस में करते हैं। हम भगत सिंह के विचारों को मानते हैं। भगत सिंह के विचार क्या क्या है? हमने नारा लगाना सीखा है, नारे लगा रहे हैं। अब आप देखिए सामने भगत सिंह की फोटो लगी। भगत सिंह की फोटो में ये तब्दीली आरएसएस ने की। आरएसएस ने उसके माथे पर केसरिया छापा मार दिया। भगत सिंह का मूल साहित्य, मूल किताब क्या है? इसके लिए मेरा आपको एक अनुरोध है कि जैसे सिख के लिए गुरु ग्रंथ साहब का महत्व होता है या हिंदू में गीता का महत्व, यदि आप बदलाव चाहते हो तो भगत सिंह की एक मूल पुस्तक है, शहीद आजम की जेल नोट होती है, वो आप अपने पास रखिए। उसमें दुनिया भर के विद्वानों को, उन लोगों को पढ़ा जिनके राइटरों के अभिमानित परिणाम मिला, दुनिया की क्रांति के बारे में पढ़ा, उनमें से कोटेशन लिया। और जेल में एक कायदा होता है कि कोई भी लिखने वाला आदमी है तो उसको जेल मना नहीं करती। एक आपको खाली कॉपी दी जाती है, पहले पेज से आखिरी पेज दोनों पे नंबरिंग होता है, दस्तखत होता है, जेलर का दस्तखत होता है। आप कॉपी को भर के जेल में जमा करा दीजिए, आपको दूसरी कॉपी मिल जाएगी। और आप में से कितने लोग आंदोलनों में जेल में रहे मैं नहीं कह सकता, मेरा कोई ज्यादा लंबा अनुभव नहीं है। मैं सिर्फ 2.5 साल जेल में रहा हूँ, 19 महीना इमरजेंसी में देखी है मैंने सिस्टम देखा है। और आप जेल नहीं गए तो आप नेतृत्व नहीं कर सकते। जेल एक पाठशाला है। हम भगत सिंह की बात करें तो संपूर्ण में बात करें, यदि हम भगत सिंह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझते हैं तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आंदोलन कहां तक जाएगा। यदि आपको मार्गदर्शन का पता नहीं है तो आप अपने पीछे जो फौजे हैं उनको आप गाइड नहीं कर सकते। क्यों हमारी संख्या कम होने के बाद भी सरकार हमसे डरती है? ये आपको भी जानना जरूरी है कि दुनिया का किसान इतिहास कहता है कि किसान आंदोलन मधुमक्खी की छत्ते की तरह से होता है। कुछ मक्खियां बाहर यूं घूमती है, उन 2 मक्खियों को देखकर ये कोई सोचे कि मैं इन पे वार कर दूंगा, वो उन पे जो मारने की कोशिश करता है तो छत्ता पूरा पीछे आ जाता है। सरकार ने कोशिश करके देख ली, वेस्टर्न यूपी बॉर्डर पे, गाजी बॉर्डर पे भी देख लिया, करनाल में भी देख लिया, हिसार में भी देख लिया कि किसान मधुमक्खी छत्ते की तरह लड़ता है। इसलिए वो ताकत हमारी नहीं है, अब ये ताकत उस किसान वर्ग की है जिस छत्ते की हम भी बनते हैं, उसके आधार पे हम लड़ रहे हैं। फिर भगत सिंह के बारे में रशिया का जो राइटर आया, सबसे पहले उत्तरी भारत में, आज हिंदुस्तान में बहुमत संख्या हिंदी को समझती, बोले ना लेकिन समझती। सबसे पहले भगत सिंह के विचार लिखित रूप में सन 2000 या 1999 में लोगों के सामने आए। 1931 में फांसी लगी। कितने साल हो गए? एक रशियन राइटर आया, उसने 21 पेज में उस किताब में लिखा हुआ है, शहीद आजम जेल डायरी जो है उसकी, यदि आज के दिन आप नेट को लेना चाहें PDF फाइल तो मैंने व्यवस्था कर रखी है। आप मेरे मैसेज मेरे नंबर पर कॉल कर दीजिए, मैं आपको फ्री उपलब्ध करूंगा। मेरे पास पूरी कंप्लीट वो बुक है। इसने लिखा है, जिंदे भगत सिंह को अंग्रेजों ने मार दिया और अंग्रेजों की विचारधारा को कांग्रेस ने मार दिया। भगत सिंह की विचारधारा को कांग्रेस ने मार दिया और जिंदे भगत सिंह को अंग्रेजों ने मार दिया।
ये उसने लिखा बहुत सोच के। वो सबसे पहले भगत सिंह के विचार दुनिया में रशियन भाषा के अंदर पब्लिश, रशियन से इंग्लिश में आए, फ्रेंच में आए और हिंदी के अंदर 1999 और 2000 में आए। आप देखिए कि हम हमें नेताओं ने एक ही बात सिखाई है कि हमारा इंतजार करो, तख्ते लगाओ, दरी बिछाओ, नारे लगाओ, हम 3 घंटे लेट आते हैं, कोई बात नहीं, आप हमारा इंतजार करो। हिंदुस्तानियों को इंतजार करना सिखाया ये परंपरा कांग्रेस ने। दूसरा ये कि कोई मीडिया में क्या आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है। नेताओं को भी एक बीमारी है, उसका नाम है छपास की बीमारी, कि मेरा नाम अखबार में छप जाना चाहिए, मेरी शक्ल यही बीमारी खा गई। उसी के पीछे मूल बात खत्म हुई। किसी समय इस उपमहाद्वीप में लाहौर एक प्रगतिशील और वैज्ञानिक विचारधारा का केंद्र था, जिसकी देन भगत सिंह। जलियांवाला बाग के बाद, जलियांवाला बाग से उसने जो अनुभव किया, मैंने 12 महीने पंजाब में रहकर के इसके मैंने कोशिश की थे, मौका मिला मेरे को, 12 महीने लगातार रहा। कमिट सुरजीत ले गया था मैंने बहुत गंभीरता से। भारत के कम्युनिस्ट भी इस बात के लिए दोषी हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं पहचाना कि इस मुल्क में बहुमत किसान का है, तो मजदूर के नेतृत्व में क्रांति कैसे हो। ये गलती है उनकी, और आज भी नहीं पहचाने। हम इस शाहजहांपुर खेड़ा तक पहुंचने में हमें 75 साल लगे। आज आप गिन लीजिए 15 अगस्त 1947 कि हमें जागरूक होने में 75 साल लगे हैं। इसके परिणाम आने में 75 महीने लगेंगे कम से कम। आपसे परिणाम सकारात्मक आएंगे या नकारात्मक आएंगे, मैं तो आपके बीच में आज व्यक्त करना जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी अवसर मिला है भगत सिंह के दिवस के ऊपर आपके बीच में बात करने का, कैसे हम कामयाब होंगे। नारे दिए हमने मजदूर एकता, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, नहीं, नारा जोड़िए बाप बेटे की एकता जिंदाबाद। हमारा बेटा एक पुलिस में है, एक फौज में है। हमारा बेटा यदि उस बंदूक का मुंह दुश्मन की तरफ फेर देगा तो हम जीत जाएंगे। अरे हमारे खिलाफ किसको खड़ा कर रहे हैं? एक बेटा लठ लेके खड़ा है, एक बंदूक लेके खड़ा है। बदलाव कोई दावत नहीं है कि 500 रुपया दिया और आप मिठाई खा लो। बदलाव कुर्बानी मांगता है। यदि सही इतिहास पढ़ाया जाता तो क्या आप मेरे को बता सकते हो बंदा बहादुर की क्या कहानी है? नहीं, बंदे बहादुर की यदि कहानी पढ़ाओगे तो हमारे बच्चे बहादुर होते हैं, कोई नहीं पढ़ाई है। एक टाइम था कि पंजाब और हरियाणा और ये जो पेप्सू स्टेट थी, बड़ी स्टेट थी, आर्य समाजी और गुरुद्वारों के लोग सिख साथ प्रचार करते थे आजादी का। आर्य समाजियों ने जो हिंदी थोपने की कोशिश की और पंजाबी ने यह मांग की कि हमारी क्षेत्रीय बोली और भाषा जिसकी लिपि है वो कायम रखना। और मैं कहता हूं कि भगत सिंह का एक लेख लिखा हुआ है 8-10 पेज का, भारत में भाषा की समस्या और इसका क्या समाधान किया जा सकता है। वो लेख पंजाबी में भी उपलब्ध है, वो लेख अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, और अब वो लेख हिंदी में भी उपलब्ध है। उस समय ये बात उठी थी कि इस मुल्क को एक करना है, तो हर परगना में, हर जिले में एक भाषाओं की अलग स्कूल खोला जाए और इस मुल्क को एक करने के लिए हर एक विद्यार्थी के लिए एक दूसरी पड़ोस की भाषा सीखना जरूरी है। मुल्क को बर्बाद करने के लिए एक भाषा है
उसका नाम है संस्कृत। मैं 2015 से 1967 से 2015 तक कम्युनिस्ट पार्टी में रहा। उसके बाद में मैं इस काम में लग गया कि ऐसी क्या कमी रही जिससे ये मुल्क आज़ादी हासिल नहीं कर सका, इस मुल्क में लोकतंत्र नहीं है। तो मैं आर्कियोलॉजी में भी काम करता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री में भी काम करता हूँ। और यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरा यूट्यूब पर चैनल है गणेश बेरवाल सीकर के नाम से, जिसमें 80 से ज़्यादा वीडियो पड़े और मैं कंटिन्यूस उसको कर रहा हूँ। थोड़ी सी अब कहते हैं आज़ादी झूठी है, एक खड़ा होकर पूछता आज़ादी झूठी कैसे है हमारे पास? अरे पूरा तो कम से कम बात को समझा करो। हमें बहुत एक तरफ कहते हैं कि हमारे पुराने इतिहास पर हमें बड़ा गर्व है। मैं कहता हूं कि यहाँ महमूद गोरी आया था 12वीं शताब्दी में और वो अपना गुलाम छोड़ गया था और उस गुलाम ने 300 वर्ष मुल्क पर राज किया। अरे हम गुलामों के गुलाम रहे और फिर भी पकड़े। आप सही को सही नहीं खाओगे और सही को सही कहना नहीं सिखाओगे। हमें सिखाया गया एक आदमी बीमार है अस्पताल में, वो गिरता है मेरा कौन परिवार का लोग मिलने आया कौन नहीं आया। एक मेरे जैसा बंदा जाता है, वो कहता है क्यों पड़ा ये बेकार जगह, तो उसकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी कि बेकार जगह से ऐसी जल्दी नहीं तो ठीक हो जाएगा। बात को कहने के दो तरीके हैं। उस सूरत में आपको इस इतिहास को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, आपको इतिहास दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं भी दोषी हूँ इस बात के लिए कि हमने इन 2 पीढ़ियों को बर्बाद किया है, हम इन 2 पीढ़ियों को साक्षर किया है, हम इन 2 पीढ़ियों को ज्ञान नहीं किया। हमने इन दोनों पीढ़ियों को रूबरू ज्ञान से होने ही नहीं दिया। ये वास्तविकता है, हम एक दूसरे के अंदर अंतर डालते हैं। इसी का परिणाम है जो भगत सिंह ने उस समय अपनी किताब में लिखा, सही किया जो भगत सिंह की जो किताब उसने लिखा है कि जिस देश में कारपेंटर चाहता हो कि लोगों के घर बर्बाद हो, उसकी लकड़ी का काम चलता है। डॉक्टर चाहता हो कि ज्यादा से ज्यादा मरीज हो और उसका व्यापार बढ़े। वकील चाहता हो कि लोग ज्यादा से ज्यादा लड़े और उसका घर भरे। तो उसने कहा ये जमात जहां इज्जतदार है तो गरीब किसान का क्या होगा जो पैदा करता है। ये भी उसने दूसरे विद्वानों से लेकर के उन्होंने अपनी बात लिखी है। तो हम कम से कम उसके मूल साहित्य को पढ़े। उसके घर वालों ने करोड़ों रुपया कमाया उसके नाम से, उस साहित्य के नाम से। उन्होंने कुर्बानी नहीं दी, ना उस पिंड में दूसरा भगत सिंह पैदा होने दिया। आज जब हम इस बात को समझे, अभी 3 बिल कम पड़ेगी का जो हम विरोध करने के लिए यहाँ बैठे हैं, कोई कहे कि कल मान लो मोदी गया था अमेरिका, इसकी बड़ी बेइज्जती की तुम्हारे यहाँ लोकतंत्र खत्म होगा। ये मानने की मैं मानता हूँ तो क्या आंदोलन समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि भगत सिंह ने ये कहा है उस किताब में, जो जिसको चाहिए मैं कह रहा हूँ उसको खरीद कर चलूंगा मोबाइल के रूप में। ये हमारा काम मेहनत करना है। सफलता और असफलता परिस्थिति और सहयोग पर निर्भर है। कई बार एकदम से सहयोग नहीं बनता है, लेकिन बनता है। किसान आंदोलन दुनिया के हमें निपटेंगे तो हमें हो ची मिन्ह को भी पढ़ना पड़ेगा, हमें कास्ट्रो को भी पढ़ना पड़ेगा, और दुनिया के सबसे बड़े किसान नेता हुआ है माओ को भी पढ़ना पड़ेगा। जब वो चल रहे थे, लाल क्रांति चल रही थी, तो 7 लोग खच्चर रखते थे, उस पर किताबें रखते थे, और सिपाहियों जैसे जिंदगी जीते थे। अलग तरह की महस नहीं होती थी, और प्रकृति से लड़ने के लिए वो सर्दी में बर्फ रगड़ता था और गर्मियों में गर्म पानी चलाता कि प्रकृति भी उसका कुछ नहीं था। अभी हमें नेताओं में और हमें बहुत बड़ा अंतर है। 75 साल में यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन उस अंतर को अभी भी नहीं मिटा रहे। मैं पिछली बार आके देख के गया हूँ, कुछ
कुछ जगह ताले लगते हैं, कुछ जगह खुले रहते हैं, एक जैसा व्यवहार नहीं। जबकि ये सब साझा काम है। हम साझी जिंदगी जीना नहीं जानते तो साझी लड़ाई में दिक्कत आती। सवाल सरकार और दुश्मन को घेरने का नहीं है कि हम दिल्ली के चारों तरफ घेर के बैठे हैं। ये तो दुश्मन ने हमें दावत दी है कि हम आपके खिलाफ चाहे जो कानून पास कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। हमने कहा हम आपको दिल्ली में घेर लेंगे। तो डरते हुए उन्होंने खुद ने दीवार खड़ी की है, आरसीसी की, वो हमने नहीं खड़ी की, खुद घेरने में आ गए। और दोस्तों याद रखना, जितना लंबा आंदोलन चलता है उस दिन सरकारें हमेशा फौज और पुलिस पर जिंदा रहती है, उसमें रोजमर्रा की चर्चाएं होती है। वही एक आंदोलन को आगे बढ़ने का आपका तरीका। और जब आप आगे बढ़ते हो, अरे दिल्ली आप मेरे को इजाजत दे दीजिए, मैं 2 घंटे के अंदर स्थिति को ठीक कर दूंगा, क्योंकि दिल्ली में कुछ नहीं बनता। जो कुछ आता है, चाहे बिजली आए, चाहे पानी आए, किसानों के खेतों में से आता है। जिस दिन नौबत आई तो हम उनके मुहाने चेंज कर देंगे। वो ना रोटी खा सकेंगे, ना पाखाना जा सकेंगे। हम बहुत मजबूती के साथ उनके चारों तरफ जो बैठे हैं, जो हमारा संघर्ष समिति का नेतृत्व है, जिसके ऊपर 75 साल से जो एक है, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे वामपंथी हो, उनके दिमाग का तजुर्बा नहीं है, इन किसान नेताओं का दिमाग का। इसलिए अपने नेताओं पे विश्वास रखिए, हम कामयाब होंगे, हमें कोई हराने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली की चाबी किसान के पास। वो चाबी का इस्तेमाल कब करेगा, ये भगत सिंह के विचार से सोचिए। जब उचित अवसर आएगा, सहयोग पिएगा, वो उस दिन उस चाबी को घुमा देगा। किसान आंदोलन दुनिया में हारता नहीं है। हमारी तो कोई समस्या नहीं है। चाइना में तो जापानियों का कब्जा अलग था, इंग्लैंड वालों का कब्जा अलग था, अमेरिकन अलग था, फिर भी वह जीते। यहाँ जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, जिन नेताओं की हम बरसी मनाते हैं, महात्मा गांधी की, जिनको हम नेता मानते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम नेता मानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंग्रेजों ने भारत में चाहे पटियाला हो, चाहे नाभा हो, चाहे राजपुताना हो, उन राजाओं के राजकुमारों को अंग्रेजों की गुलाम रखने के लिए उनकी अपनी स्कूलें थी और उनमें उन्होंने तैयार किया था अटल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। ये सब इंग्लैंड की कॉलेजों की और एजुकेशन की थी कि इनको राज करने के लिए तैयार अंग्रेजों ने किया था, हमें नहीं किया था। उनकी स्कॉलरशिप पे किया था। और जो जनता को बांटने का जो काम कर रहे हैं, कहते हैं कि अम्बेडकर ने इस देश के मुल्क को का संविधान बनाया। अरे उस समय राजस्थान में हमारे यहाँ हालत थी कि सबसे बड़ी संख्या किसानों में जातों की थी, जाट को पढ़ने का ही राइट नहीं था, नौकरी करने का ही राइट नहीं था। वो तो एक मंगल का बेटा था, वो कैसे अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए? उसको कॉलेज में किसने दाखिला दिया? कभी उनसे सवाल किया? जो मायावती और वो जो लोग अलग जवाब दिए फिरते हैं, सवाल नहीं करते, क्योंकि हमने हमारी औलादों को सच बोलना नहीं सिखाया, इसलिए वो सवाल करते नहीं है। हमें पूछना चाहिए ये बात। उस समय धारा सभा का आप यदि प्रॉपर पढ़ना चाहो तो गाजियाबाद की इंस्टीट्यूट है पंडित सुंदरलाल, इसलिए इसको बड़ी सुंदरलाल भगत सिंह के टाइम में है, बहुत शानदार इंस्टीट्यूट है और उसने बहुत कुछ हकीकत लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटेन अमेरिका का कर्जदार हो गया, उस समय उसने $20 लाख कर्जा बनाया। इतना बड़ा गाँव हो गया। उस कर्जे के एवज में अमेरिका के साथ समझौता किया कि मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा, तुम हमें भारत का मार्केट दो। अब पढ़िए उसका इतिहास। शाह कमीशन आया था, यहाँ कैबिनेट कमीशन आया था,
इंग्लैंड की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुआ था, आज भी रिटर्न में है कि भारत को आजादी सितंबर 1948 में दी जाए। कैसे दी जाए उसके लिए कैबिनेट मिशन आया था यार, जो सारी लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। पंजाबी में भी आप पढ़ना चाहो तो हिंदी में भी पढ़ना। उसने रिपोर्ट दी, उसने धारा सभा बनाई संविधान बनाने के लिए, जिसका मुखिया डॉक्टर राधाकृष्णन था। ये प्रस्ताव कमेटी का इंचार्ज था अम्बेडकर, और पाकिस्तान शब्द नहीं था। उस धारा सभा में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर थे और उनकी संख्या दी हुई है। भारत और पाकिस्तान का साझा संविधान बन रहा था 1946। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इतिहास के लिए किताबें कह रही है जिनको आप जो आपको बच्चों को नहीं पढ़ाते, उन बच्चों से हमने उन बातों को दूर रखा। 1946 के अंदर अमेरिका का यहाँ 1500 लाख डॉलर की पूंजी यहाँ भारत लगी हुई थी। उसका सबसे बड़ा साझेदार जेडी बिरला था। उसमें आप एक किताब पढ़ लीजिए, उसका नाम है सिंगापुर पैक्ट। सिंगापुर के अंदर जो पैक्ट हुआ उसमें अमेरिकन पूंजीपतियों ने अपना एजेंट जेडी बिरला को बड़ा कर दिया। पहली बार उसने कांग्रेस को 8 करोड़ रुपया दान दिया। मैं दर्ज है किताब में सुंदरलाल वाली। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने कहा हमने इतना बड़ा चंदा कभी नहीं खाया, क्यों नहीं, ये कम पड़ता है तो और दे। वहां सिंगापुर में लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जेडी बिरला के मध्य ये समझौता हुआ कि यदि हम भारत को सितंबर 1948 में आजादी देंगे और ये संविधान भारत और पाकिस्तान के अंदर साझा हम शामिल करेंगे तो ये पूंजी को रख लेंगे। भारत में नेवी विद्रोह शुरू हो गया था, हमारी पूंजी सुरक्षित नहीं रहेगी, इसलिए इनको बांटना, इनको आपस में मराना, खून खराबा करना जरूरी है, जिससे हमारी पूंजी सुरक्षित रह सके और लोगों को ये नहीं दिखे कि ये इंग्लैंड के बजाय अमेरिकन पूंजी के गुलाम बनने का। ये है हिंदुस्तान की आजादी, जो हमने हमारे बच्चों को नहीं पढ़ने दी, उन किताबों को हमने रोक। और जब दिन जो चुना 15 अगस्त 1947 को क्यों चुना, कभी सुना? हम मनाते हैं क्योंकि हमारा काम मनाना है। जैसे रामदेव जी का मेला आता है तो हमारे रामदेव जी के जाना हमारा काम है, जाते हैं क्यों जाते हैं? नहीं, हम 15 अगस्त मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त के लिए अंग्रेजों ने, अमेरिका ने सजेस्ट किया कि उस वो बस्ती थी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डाल करके अमेरिका की थी सबसे बड़ी मानवीय हत्या अणुबमों से की। उसकी बस्ती के दिन हमें कहा जाइए, ब्रिटेन आपको मुक्त करता है, आज से आप अमेरिका की पूंजी के गुलाम हो। फिर सवाल आया कि चाइना के अंदर संघर्ष चल रहा है, हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ। यदि भारत और चाइना एक हो गए तो ये दुनिया की ताकत पड़ जाएगी, हमारा माल यहाँ नहीं बिकेगा, हमारी पूंजी सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए इनके बीच में बंटवारा होना जरूरी, इनके बीच में झगड़ा होना जरूरी है। और मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ रिटर्न में किताबों में है, आपका हो तो वो किताबें मैं आपको उपलब्ध करूँ। हिंदुस्तान की फौज के जनरल ने कहा कि अरुणाचल का इलाका खाली पड़ा है क्योंकि उसमें कोई घास फूस कुछ होता ही नहीं, तुम चौकी कभी इधर बढ़ाओ इधर बढ़ाओ। सिमैया जैसे जनरल ने उस समय कहा नो, फौज का काम कुछ नहीं करना और कब्जा करना नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक इंडियन तिब्बत फोर्स बनाई, आईटीबी फोर्स। अभी आप देखते हैं कि आईटीबी फोर्स आती है और उस आईटीबी फोर्स को वो नेफा का इलाका दिया गया जहाँ कभी इधर कुछ नहीं कभी इधर कुछ नहीं। आरएसएस और दलाई लामा में कोई अंतर नहीं। क्या
क्या जरूरत थी हमें दलाई लामा को शरण देने की? उन्होंने कहा था आ जाइए हम खर्चा देंगे, आप रहिए आराम से। उसमें पैसा लिखा हुआ है, कितना पैसा सालाना दलाई लामा को देते थे, कितना पैसा कांग्रेस को चंदे के रूप में देते थे। ये हालत थी। ये है हमारी आजादी जो हमें नहीं पड़नी थी। ये है वो विचार भगत सिंह के, जिन विचारों को लोगों तक नहीं जाने दिया गया। यदि ये बातें हमारी 2 पीढ़ी पड़ जाती तो आज अमेरिका के नासा के आधार पे जो लोग दादागिरी करते हैं, अमेरिका के पास 2 एजेंसी है, एक नासा है, एक दूसरी टेक्स का उनमें कौन है साइंटिस्ट? उसमें इंडियन है, दिमाग बहुत है, लेकिन हम उनको वो साधन मुहैया नहीं करा सकते, हम उनको वो तनख्वाहें नहीं दे सकते। मेरा एक दोस्त आता है नासा का साइंटिस्ट, हर साल 2 दिन मेरे पास रहता है, उसकी पेंशन 2 लाख रुपया है। मैंने कहा यार तेरी पेंशन 2 लाख रुपया है तो तेरी तनख्वाह क्या थी? क्या साल हिंदुस्तान इसी में तो बढ़ता है। हमारे यहाँ तनख्वाह नहीं होती। नासा और टेस्ला संस्था में जो शोध करते हैं उनमें तनख्वाह नहीं होती, खाली चेक बुक होती है, और उस संस्था की जिम्मेदारी है कि वो चेक उसका दिया हुआ बैंक से विड्रा नहीं कि पैसा जितना मर्जी भर दे, जब तक वो जापान का क्यों लिख सकता है, वो मकान खरीदने का कुछ नहीं, ऐसे भरियों के शोध करते हैं। यहाँ ज्ञानवान सड़क पे फिरते हैं, ज्ञानवान आत्महत्या करते हैं, और इस मुल्क में जो अपराधी है अमित शाह जैसे, उन एपिसोड में देखना जब मैं गुजरात में दूंगा, वो राज कर। इसलिए राज कोई पवित्र चीज नहीं होती, एक हत्यारी गुंडों की गैंग होती है। उन हत्यारी यदि गैंग नहीं होती और पार्लियामेंट में ही सब कुछ हो जाता तो भगत सिंह को पार्लियामेंट में बम फेंकने की जरूरत नहीं। जब तक किसान के ये दिमाग में रहेगा कि ये पार्लियामेंट और नेता हमें किसान वर्ग को आगे आने देंगे, नहीं आने देंगे, लेकिन अभी उनके खिलाफ लड़ाई शुरू नहीं है। अभी पहली लड़ाई है कि हम जो पैदा कर रहे हैं, अरे उसका हमें वाजिब दे दो। जब वो हमें उसका वाजिब नहीं देगा तब अगली बात होगी। इसलिए भगत सिंह के जन्म दिवस पर जो भगत सिंह ने और विद्वानों के जो संकलन किया है, कभी भी आप मेरे को फ़ोन कर दीजिए, आपका व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए, उसकी मूल किताब जो 240 पेज के आसपास की है, मैं आपको निःशुल्क आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दूँगा। और हमें लोगों से चर्चा करना, विचार करना, जो समझ में नहीं है वो बात जवाब सवाल करना हमें सीखना है, और हमें सीखना चाहिए। गलती जरूरी नहीं है कार्यकर्ता ही करे, गलती नेता भी करते हैं, और वो ज़माना चला गया है। इसलिए इस मुल्क की फौजें किसान के आंदोलन के साथ शामिल हो। आपने देखा यहाँ एक बीजेपी का गुर्गा जो शहीदों के नाम से, मूर्तियों के नाम से अपनी दुकान चलाता है। शहीद कौन है? अरे जितने शहीद हुए किसान के बेटे हैं। आप लिस्ट लीजिए मेरे को, उनमें जैन कितने हैं, उनमें अग्रवाल कितने हैं, उनमें पंडित जी कितने हैं? वो तो किसान के बेटे हैं सारे। तो उनका बाप तो बेकार है और बेटे को शहीद करके वो धंधा कर रहा है। वो था यहाँ प्रेम सिंह आपके पास है। हाँ, बहुत अच्छा किया था, मैंने स्वागत किया। आपने उसका स्वागत किया। मैंने मीडिया पर लिखा कि खेड़ा के किसान बहादुर है, उन्होंने उसको सही जवाब दिया। दोबारा मेरी बात याद रखना, आंदोलन कोई किसकी दावत नहीं है। आंदोलन खून मांगती है, आंदोलन कुर्बानी मांगती है। जो जिनकी कुर्बानी जितना ज़्यादा देने की हिम्मत होती है, जो इस मुल्क में बंदा बहादुर बनने की हिम्मत होती है, इस मुल्क में हुकूमत वही लोग करेंगे। हो सकता है कि चंद महीने और हमको और परेशानियों को गुजारने पड़े, लेकिन किसान कामयाब होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं बात करता हूँ।
ये बात के तो भाषण देने वाली प्रक्रिया मैंने ज़्यादा रखी थी। क्लासेस अब इसमें लेते हैं, चर्चा करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ पर चर्चा करिए। जैसे एक दिन बिजली पे आप दे दीजिए, हम आपको समझाएंगे क्या जनरेशन है, क्यों है ये महंगी, क्यों है ये फ्री क्यों होनी चाहिए बिजली पे है या जो भी चीज़ों पे है। तो जब तक है, यदि आप चर्चा करना चाहो तो हम तैयार हैं आपके साथ बैठ कर के चर्चा करने में। कोई ये नहीं है कि भाई हम कोई बड़े हैं छोटे हैं। अभी हमारी